अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़र्रुख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, आज बहुत ही डिफरेंट किस्म की कुछ स्टोरीज लेके आपके सामने हाजिर हूं। कुछ नेशनल हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं। तो सबसे पहली स्टोरी जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि कतर के हवाले से ये बात की जा रही है कि जैसे कतर ने पाकिस्तान को बैक स्टैप किया है, कोई धोखा दिया है। ये क्या सिलसिला है, ये डिटेल से जानिएगा। मामला भी ऐसा है जिसमें पाकिस्तान बहुत सेंसिटिव है। तो ये डिटेल से आज एक स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं। दूसरी स्टोरी जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे जी, इलेक्शंस के हवाले से बहुत सवालात उठ रहे हैं कि जैसे इलेक्शन के अंदर कुछ धांधली हुई है। या आप ये कह सकते हैं कि बहुत से लोग इलेक्शन से खुश नहीं हैं। तो इसकी हकीकत क्या है, दरमियान से कुछ निकाल के लाएं आपके लिए, वो बताएंगे आपको। फिर आपको ये बताएंगे जी कि काला पानी भारत के गले पड़ गया है। काला पानी क्या है, थोड़ी सी डिटेल आपको याद आ गई होगी। यहाँ पे लोगों को सजाएं दी जाती थी, ये क्या चक्कर है ये भी जानिएगा। फिर आपको बताएंगे जी सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से। सोहेल आफरीदी साहब को एक मशवरा दिया गया है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ कहा है, वो आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन इतनी सख्त स्टेटमेंट मुझे लगता है शायद इस तरह नहीं देनी चाहिए थी। और सोहेल आफरीदी साहब ने भी धमकी दे दिया जी। उनकी क्या धमकी है ये भी इसी स्टोरी में आपको बताएंगे। अडियाला जेल की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है इस वक्त। क्यों हाई अलर्ट है ये भी जानिएगा इसके अंदर। और इससे ज़्यादा मेरा ख्याल इस स्टोरी को इसकी डिटेल में ही बताना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब चलते हैं अपने डिटेल वीलॉग की तरफ। तो नाज़रीन, सबसे पहली स्टोरी हमारी कतर के हवाले से। जो कतर है, जिसने मीडिएशन करवाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। टर्की भी मौजूद था, कतर भी मौजूद था। दोहा के अंदर मुज़ाकरात हुए, जो पहला राउंड था। उसके बाद ये मुज़ाकरात जो है वो तुर्की शिफ्ट हो गए। तो उस वक्त भी ये बात की जा रही थी, जो कतर है वो अफगानिस्तान का साथ दे रहा है और पाकिस्तान को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा जिस तरह से उसे करना चाहिए। ये सवालात उठने शुरू हो गए थे तब। और कहा यह गया था कि कतर को अप्रोच की थी अफगानिस्तान ने कहा था कि आप हमारे मामलात को सेटल डाउन करवाएं। लेकिन इस स्टोरी को किसी ने भी ना ज़्यादा खुल के बयान नहीं किया, ये बताया नहीं। अब चक्कर क्या है, ये मामलात क्या है? मामलात ये होते हैं जी कि रीजन के अंदर अपनी इंपॉर्टेंस बनाने के लिए जो कतर है उसने अपना एक रोल रखा हुआ है मीडिएशन का, जहां पे वो लोगों की सुलह करवाता है। इससे पहले भी तालिबान के वहां पे दफातर मौजूद हैं जो कि कतर ने ही जारी बात है अपनी सरजमीन पे बनवाए हुए हैं। और जो दोहा अकॉर्ड हुआ था वो भी कतर में ही हुआ था। तालिबान का और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान का बड़ा कलीदी रोल था उसके अंदर। ये और बात है कि बाद में ये अफगानिस्तान वाले तो सब कुछ ही भूल गए, इन्हें कुछ याद नहीं रहा कि पाकिस्तान ने इनके साथ क्या क्या अच्छा किया हुआ है। तो कतर इस बार जब मीडिएशन करवा रहा था तो अफगानिस्तान बहुत दबाव डाल रहा था कतर पे कि आप हमारे हक में पाकिस्तान से कुछ पॉइंट्स लें या कुछ चीज़ें लें। मामलात खुल के तो ये सामने नहीं आए और ना ही शायद कभी इस तरह के मुज़ाकरात या उनकी बातें खुल के सामने आ सकती हैं। लेकिन सिलसिला कुछ इस तरह से है जी कि जब कोई दरमियान में सुलह करवा रहा होता है ना, तो उसके ऊपर बोझ भी बहुत होता है। उसने दरमियान में बैलेंस करने की कोशिश करनी होती है। हमारी भी ख्वाहिश होती है कि तमाम मामलात हमारे मुताबिक हो जाएं, लेकिन जो दरमियान में बैठा हुआ है जिसका ताल्लुक दूसरे मुल्क से भी है, तो वो एक मुश्किल सिचुएशन में यकीनन आ जाता है। लेकिन ये बात वाकई ही हुई कि जो कतर है उसकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। अब हमारे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट ने भी इसके ऊपर बात की। जब मैंने उन्हें सुना तो मुझे थोड़े से मामलात उसमें क्लियर हुए। और एक जैगम खान हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक टीवी चैनल पे भी वो तज्जा निगारी करते हैं। उन्होंने भी यहाँ पे एक ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने अल जजीरा, जो कि बड़ा एक मशहूर और बड़ा चैनल है और यह है कतर का ही चैनल है और इसकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत मानी जाती है, इसके एक प्रोग्राम का कुछ उन्होंने शॉर्ट्स शेयर किए जिसमें डिबेट इसी हवाले से हो रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान और ये तमाम जो सिचुएशन है इसे कंट्रोल करने के लिए। दो अफगानिस्तान से लोग बिठाए हुए हैं और एक बाहर से बंदा बिठाया हुआ है। पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर उस तरह से मौजूद नहीं है। अगर आपने डिबेट करनी होती है तो उसमें तमाम लोग मौजूद होते हैं। तो ऐसा लगा कि जैसे कतर या जो अल जजीरा है ये साइड ले रहा है, जैसे इनकी हमदर्दियां तालिबान के साथ थोड़ी सी ज्यादा हैं। तो जारी बात है ये इस चीज पे हम बहुत ज्यादा खुश नहीं हो सकते। हमारा प्रॉब्लम अफगानिस्तान से बड़ा सादा सा है कि दहशतगर्दी खत्म करो, हमारे मुल्क में जो आपकी तरफ से सपोर्ट हो रही है उसे खत्म करो और हमें आपसे कोई भी मसला नहीं है। इस सिचुएशन के अंदर अगर कोई मुल्क अगर अफगानिस्तान वाली साइड पे ज्यादा अपना वेट डालता है तो हमें उसे प्रॉब्लम होगा। अब इस स्टोरी को मैं यहीं पे छोड़ता हूं, ये वक्त डिसाइड करेगा कि इन ममालिक का रोल कैसा रहता है। कतर से पाकिस्तान का बहुत अच्छा ताल्लुक है, बहुत बरादराना ताल्लुक है। और कतर जिस तरह की सिचुएशन में पिछले दिनों गुजरा भी है कि जब ईरान की जंग हो रही थी तब भी एक अल अदीद जो उनकी एयरबेस है उस पे ईरान की तरफ से फायर कर दिए गए थे, क्योंकि वो अमेरिकन एयरबेस है, वहाँ पे अमेरिकन बैठे हुए हैं। और दूसरी साइड पे जब हमास के हवाले से मुज़ाकरात की बात हो रही थी तो हमास का दफ्तर भी यहाँ मौजूद है, तो इसराइल ने उस पर अटैक कर दिया। तब पाकिस्तान ने खुल के कतर का साथ दिया और कहा कि हम आपकी सरजमीन पे अटैक को किसी सूरत सपोर्ट नहीं कर सकते, हम शदीद मुखालफत करते हैं। तो पाकिस्तान ने जो अपना स्टैंड ईरान के लिए लिया था वही स्टैंड पाकिस्तान ने अपना
फैसला कतर के लिए भी लिया। लेकिन बाद में सिचुएशन थोड़ी सी इस तरह की डेवलप होकर सामने आ गई। यूएई का भी थोड़ा सा कहा जाता है कि जैसे उनका टिल्ट अफगानिस्तान की साइड पे ज्यादा है, लेकिन उनका पॉजिटिव रोल भी बहुत रहा है। उन्होंने जब ये मामला चल रहा था अफगानिस्तान के साथ, तो तालिबान का तो आपको पता है, इन्हें तो पैसे चाहिए। इन्होंने पैसे मांगे पहले पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने नहीं दिए। पाकिस्तान को शक को शुबात है कि ये पैसे जिस मामले में मांग रहे हैं उस मामले में ये यूज नहीं करेंगे कि एंटी टेररिज्म चक्कर में या पाकिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए, अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि यूएई ने इन्हें पैसे दिए, और जब पैसे दिए तो मामला यह था कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इन्हें पाकिस्तान की सरहद से दूर जाके कहीं बसाया जाएगा। ये तमाम इस जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान की होने से पहले की बातें हैं, जब कोशिश की जा रही थी कि इस मामले को, सिचुएशन को निपटा दिया जाए, क्योंकि जो बॉर्डर के करीब एरियाज हैं वहां से दरअंदाजी बड़ी आसान होती है। तो यूएई ने जो पैसे दिए वो अफगानिस्तान को इसलिए दिए थे कि आप इन लोगों की सेटलमेंट जो है ना वहां पे दूर इलाकों में करवाएं और ये पाकिस्तान में इंसर्जेंसीज ना करें। लेकिन उसके बाद इन्होंने दोबारा पैसे मांगने शुरू कर दिए। जब पिछले पैसों का हिसाब मांगा गया तो तालिबान के पास था ही नहीं। लेकिन यूएई भी कोशिश ये कर रहा है कि ये मामला सेटल हो जाए। अब अमूमन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि हमें ये लगता है कि शायद हमारी साइड पे वेट बहुत ज्यादा होना चाहिए, मे बी अंदर से हो भी, लेकिन तालिबान को जहां से ज्यादा होप्स मिलती हैं वो यही ममालिक हैं। इन ममालिक की अब हम ये कह सकते हैं ना कि नीयत पे शक नहीं कर सकते, लेकिन हम इनसे साथ इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, पाकिस्तान में बहुत से लोग इन ममालिक में पाकिस्तान के रहते हैं, और पाकिस्तान ये कभी भी नहीं चाहेगा कि इन ममालिक से ताल्लुकात आपके खराब हों। अभी तक ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, आगे जाके किसी जमाने में शायद हमें इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सके। जितनी थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी क्योंकि जर्नलिस्ट भी इस पर बात कर रहे हैं तो मैंने कहा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में भी आपको दे दी जाए। अच्छा, उसके हवाले से अब आगे इस पे बात करते हैं जी। इलेक्शंस के हवाले से, ज़िमनी इलेक्शन पे जो सवालात उठे, कहा गया जी कि वहां पे कुछ इतना फेयर नहीं था, और फाफिन की इस पे रिपोर्ट आई। फाफिन एक ऐसा इदारा है जो स्पेशलाइज इलेक्शन के हवाले से उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काम करता है। तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो पोलिंग थी वो बहुत मुनज़्ज़म थी और पुरअमन थी। इंतखाबी मुहिम की उन्होंने कहा खिलाफ वर्जियां हुई हैं, कि जो इंतखाबा मुहिम के लिए जो असूल ज़वाबित रखे जाते हैं उन्होंने उसमें खिलाफ वर्जियां ने मिली हैं। और टर्न आउट बहुत ही कम रहा, मर्द और औरतों दोनों का अगर मिलाएं तो 23% कम टर्न आउट रहा। लेकिन एक चीज आप याद रखिए कि जो मेन इलेक्शन, बड़ा इलेक्शन होता है ना, उसके अंदर लोग खुल के वोट डालते हैं या सामने आते हैं, या एक एंथुजियाज्म होता है, एक जज्बा होता है, ज्यादा होता है। और जो आपके जिमनी इलेक्शंस होते हैं इनमें हमेशा टर्न आउट कम होता है। पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, जिमनी इलेक्शंस में आपको टर्न आउट कभी भी ज्यादा नहीं मिलेगा। तो जो ये बात कर रहे हैं कि धांधली या कुछ हुआ, तो ऐसा कुछ भी रिपोर्टेड नहीं है। ठीक है कि शकूक शुबहात का इजहार किया जा सकता है, वो जो भी पार्टी नहीं जीतेगी उसे शक हमेशा ही रहता है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे लग रहा है कि टर्नआउट कम है, और टर्नआउट हर जिमनी इलेक्शन में कम होता है। तो ये एक स्टोरी थी, इसके हवाले से मैंने कहा आपको बता दूं। और अगली स्टोरी जो पाकिस्तान के हवाले से तो नहीं है, ये है हमारे दुश्मन भारत के हवाले से। माजरत के साथ, मुझे बड़ा अजीब लगता है किसी को भी दुश्मन कहते हुए, लेकिन भारत की जो हरकतें, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। तो ये सिचुएशन ऐसी है जी। काला पानी का आपने नाम सुना होगा। एक ज़माने में जब अंग्रेज़ों का ज़माना चल रहा था तो सजाए काला पानी बोला जाता था। किसी को सज़ा देनी होती थी तो इन आइलैंड्स पे भेज दिया जाता था उन्हें। ये काला पानी के आइलैंड्स वहाँ पे कहलाते थे, और वो बंदा फिर अपनी ज़िंदगी वहाँ पे बाकी दुनिया से कट के गुजारा करता था। तो अब हुआ ये जी कि नेपाल के नोट छपते थे भारत में, और नेपाल कुछ इलाकों पे अपना दावा करता है। अब माशाल्लाह हालात तो भारत के ऐसे हैं ना कि सारे हमसायों के साथ ही फटे हैं, किसी के साथ भी वो अमन के साथ रह नहीं सकता है। तो मोदी साहब ऊपर से आ गए, मामलात पहले ही खराब थे, ऊपर मोदी जैसा जब हुक्मरान आके बैठ जाए तो मामलात वर्स्ट हो जाते हैं। तो वही हालात अब नेपाल के साथ भी कुछ हो गया जी। नेपाल अपने जो नोट छपवाता था वो भारत से छपवाता था 2015 से पहले, और इनका जो नक्शा है, 100 रुपए का जो नोट है, इसके ऊपर जो ये नक्शा इन्होंने बनाया, उसमें काला पानी, नीपदौरा और पोलैख, ये 3 इनके इलाके थे जो इन्होंने अपने नक्शे में शो कर दिए। प्रैक्टिकली ये इलाके भारत के कब्जे में हैं, भारत के पास हैं, लेकिन नक्शे में जब नेपाल ने अपने दिए तो इन्हें बड़ी तकलीफ हुई, इन्होंने नोट छापने से इनकार कर दिया। अब हुआ ये जी कि चाइना ने फौरी तौर पे इस समझे कि वो पूरे प्रोजेक्ट को ले लिया और ये नोट खुद छापने शुरू कर दिए, और अच्छी ज्यादा बेहतर क्वालिटी में छापने शुरू कर दिए। अब 100 का नोट जब उनका सामने आया तो पता चला कि ये तो नक्शा ही तब्दील है, और भारत के ये इलाके जिसमें भारत दावा करता है कि उसके, नेपाल तो कह रहा है ये हमारे हैं, और अब पूरे भारत में आग लगी हुई है कि पाकिस्तान के साथ तो पहले ही नहीं बनती थी, ये नेपाल भी हमें आंखें दिखा रहा है। ये होती है जी सिचुएशनल चेंज।
अब एक इलाके का बदमाश बना हुआ था, वो बुली करता था सबको, और जब उसे सबके सामने किसी ने फेंट दिया तो लोगों को अंदाजा हुआ कि यार ये तो बहुत फोका है अंदर से, ये तो फारिग है, हम खाम को ऐसे डर के क्यों बैठे हैं। तो इस वक्त जितने भी इर्द गिर्द के भारत के ममालिक हैं वो उसे डरने की बजाय अब उसे आंखें दिखा रहे हैं, और जिस जिसका जो जो राइट है वो अब उससे मांग रहा है। अच्छा, तो चलते हैं जी अब अपनी अगली स्टोरी पे। ये स्टोरी हमारी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ी अलार्मिंग भी है। जब इस स्टोरी को मैं देख रहा था तो मुझे थोड़ा सा एक एहसास हो रहा था कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ये क्या हो क्या रहा है हमारे साथ। अब होता यह है जी कि सोहेल अफरीदी साहब जो हैं, ये कोशिश करते हैं इमरान खान साहब से मिलने की, उनसे मुलाकात की, और इनकी मुलाकात नहीं हो पाती तो ये धरना दे देते हैं पटियाला जेल के बाहर। उसके बाद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, चीफ जस्टिस से इनकी मुलाकात नहीं हो पाती, और उसके बाद फिर इनके कुछ बयानात सामने आने शुरू हो जाते हैं। इन्होंने कहा जी कि हमने तमाम अपने जो लीगल वेज थे वो यूज करके देख लिए हैं। अब उन्होंने धमकी दिया जी कि हम पार्लियामेंट की कार्रवाई को नहीं चलने देंगे। ये मतलब बहुत ही सीरियस धमकी है, जैसे आप मुल्क को जाम करना चाह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि मंगल वाले दिन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने वहां पे ये अपना एहतजाज करेंगे, मतलब पीटीआई एहतजाज करेगी, सोहेल अफरीदी साहब उसे लीड करेंगे। और इन्होंने कहा जी कि अब कानून को हाथ में भी लिया जा सकता है, मतलब ये धमकी है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम कानून को हाथ में ले लेंगे। अब वो कहते हैं जी कि हालात खराब एक दफा हो गए ना तो फिर कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अब ये बड़ी सीरियस नौयत की धमकियां। कहा जा रहा है जी कि मतलब हम कुछ भी कर जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि अडियाला के ऊपर चढ़ाई का पूरा प्लान हो सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसी स्टोरी की जो अगला लिंक है वो ये है कि अडियाला की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। जो अडियाला जेल है इसकी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। किस तरह से है, ये 5 इजाफी पैकेट्स वहां पे बनाई गई हैं पुलिस की, इजाफी, जो पहले मौजूद था वो था, ये इजाफी बना दी गई हैं। अब जो पुलिस के लोग हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वहां पे, वो 12-12 घंटे की ड्यूटीज अंजाम दे रहे हैं, जिसमें लेडी पुलिस भी तैनात की गई है। और अडियाला गार्ड्स की जो नफरी है उन्हें स्टैंड बाय के ऊपर रखा गया है। और ये जो तमाम लोग हैं इनके पास जो मॉब को कंट्रोल करने के लिए, जब मॉब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या तोड़ फोड़ पे आ जाए तो उसे कंट्रोल करने के जो साजो सामान दिया जाता है वो साजो सामान भी इन्हें फराम कर दिया गया है, जो राइट्स को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो ये सिचुएशन इस तरह की डेवलप हो रही है, और लग ऐसे रहा है जैसे सोहेल अफरीदी साहब कोई बहुत बड़ा पंगा खोलने जा रहे हैं, और ये ना हो कि अडियाला के ऊपर अटैक कर दें। अब आप जानते हैं कि भारत किस तरह से फायदा उठाता है इस तमाम सिचुएशन का। उन्होंने इमरान खान की जिंदगी के हवाले से अजीब गरीब खबरें चलानी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें सूट करता है कि पाकिस्तान में इंसर्जेंसी हो। अब इसी सिचुएशन को आप देखें तो राना सनाउल्लाह साहब का एक जो उनकी एक टॉक सामने आई, बड़ा मतलब सख्त जुमला मैं कहूंगा राना सनाउल्लाह साहब का था। उन्होंने कहा है कि सोहेल अफरीदी साहब को उस वक्त तक भूख हड़ताल करनी चाहिए जब तक वो इश्क इमरान में उन्हें कुछ हो ना जाए। मतलब जो वर्ड यूज किया, मैं वर्ड भी यूज नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है थोड़ा सख्त है। मतलब आप भी एक सियासी कारकुन हैं, नहीं चाहिए आपको कि आप इतनी ज्यादा सख्त जुबान आप इस्तेमाल करें। वो कहते हैं कानून के मुताबिक मुलाकात बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने जी, कानून के मुताबिक मुलाकात होनी चाहिए इमरान खान साहब से। जो भी इस मामलात को, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, कानूनी मामलात हैं, बहुत ज्यादा मैं इसके ऊपर बात इसलिए भी नहीं कर रहा कि जो चीज सब जुडिस है उस चीज को थोड़ा सा उसके ऊपर हमें भी उसका एहतराम करना चाहिए, और उतनी ही बात करनी चाहिए जितनी मुनासिब हो। तो अब वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में चढ़ाई, जलाओ घिराओ की बातें नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बात बताऊं, पूरे मामले में असल मुद्दा ही ये है। ये जो मुलाकात और ये तमाम चीज़ें, ये जो आपको प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, मैं ज़रा जी खुला डुला बंदा हूँ, मैं वो रख रखाव नहीं रख सकता कि फ़लाना ये कानूनी शिक थी, फ़लाना ये था, फ़लाना वो था। जी असल कहानी है ही ये कि इमरान खान साहब से जब मुलाकात होती है और इमरान खान साहब जब जो हुक्म सादर करते हैं अंदर से, वो अमूमन इस तरह के होते हैं कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दो। वो अमूमन इस तरह से होते हैं जी कि कोई ऐसी एहतजाजी कॉल दो जिसमें हुकूमत का पहिया जाम हो जाए, और माजरत के साथ मुल्क को भी नुकसान होता है। जब भी कोई बड़ी डिग्निटी पाकिस्तान में आ रही है, कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, तब पीटीआई एक्टिव हो जाती थी। इस्लामाबाद पूरा वो कंटेनरों से भर जाता था। अब हम क्योंकि इस्लामाबाद में रहते हैं तो ये सिचुएशन हम देखते हैं। हम अपने ऑफिस में जहां हमने जाना है अपने काम के लिए, आप समझें कि अगर हमें 15 मिनट लगते थे तो हम 3-3 4-4 घंटे सड़क में ब्लॉकेज में फंसे रहते थे, जगह ही नहीं होती थी, और बाज़ औक़ात तो जा ही नहीं सकते थे। ये सिचुएशंस पैदा हो गई थी इस्लामाबाद में। और ये होता क्या था जी कि केपीके से काफिला आ रहा है, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है। यार केपीके हमारा सूबा है, इस्लामाबाद आपका कैपिटल है, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं चल सकता। आपके गिले शिकवे हैं, बैठ के बात करें, जिस कंसर्न अथॉरिटी से आप बात करना चाहते हैं आप बात करें, लेकिन ये तरीकाकार नहीं है कि आप पूरा इस्लामाबाद या पूरे पाकिस्तान को जलाओ घिराओ की तरफ ले जाएं। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। दूसरी तरफ से ये भी है कि सिचुएशन यहां तक आ क्यों रही है। इस सिचुएशन को यहां तक आने से रोकने के लिए भी हुकूमत को डायरेक्टली इकदाम करने चाहिए, को रूल्स एंड रेगुलेशंस तय करें। अब क्योंकि हुकूमत या रियासत को यह शक होता है
कि ये जेल में बैठ के इस तरह के हुक्म सादर कर देते हैं जिसमें पूरे मुल्क को नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इस हवाले से शायद हो सकता है कुछ रुकावटें पैदा की जाती हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि इस तरह से कुछ होता है, लेकिन जो सीधी सीधी बात मुझे लगती है वो यही है कि पाकिस्तान को पुरअमन रखने के लिए, और पाकिस्तान अब ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की बातें हो रही हैं, अगर वो हमारी ये सिचुएशन देखेंगे कि ये तो आपस में ही लड़ मर रहे हैं, तो उसके बाद कौन चाहेगा कि यहां पे आके इन्वेस्टमेंट करे। तो खान साहब को, पीटीआई को और बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स को ये चाहिए कि बैठ के कोई फैसला करें। आपको एहतजाज करना है आप करें, लेकिन उसके कुछ रूल्स तय करें, सड़कें ना बंद करें, आके जलाओ घिराओ ना करें। तो ये सारी सिचुएशन है जी, इसके ऊपर फैसला आप खुद कर लीजिएगा। पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो सिंपली ये कहते हैं जी कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट की साइड पे अगर आप उन्हें सुने तो उनका ये होता है कि हुकूमत का पहिया जाम नहीं होना चाहिए। दोनों के मुतालबात कई जगह पे जायज नजर आते हैं। अब इसका सोल्यूशन मिल बैठ के ही तय हो सकता है, बट एक चीज जो बिल्कुल नहीं हो सकती वो सिर्फ एक ही है, जिसकी मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मुल्क को अगर नुकसान हो रहा है ना आपके किसी जलसे से, किसी आपकी चढ़ाई से, जलाओ गिराओ से, तो उसकी इजाजत तो स्टेट को किसी सूरत नहीं देनी चाहिए। तो ये था जी आज का स्पेशल व्लॉग, यकीनन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।